नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी पे लगे होंगे। थोड़ा-सा व्यस्तता थी और कुछ ये जो अभी रोज़गार मेला में हम लोगों को इनवाइट किया गया था नियुक्ति पत्र देने के लिए मोदी जी के द्वारा, तो उसकी वजह से भी 1-2 दिन की व्यस्तता रही उधर। और एक दिन मैं हरियाणा चला गया अपने दोस्त के यहाँ, तो वहाँ पे ये आप जो किसान का प्रोटेस्ट देख रहे हो उसकी वजह से 144 लगा हुआ था। तो 140 भी लगा हुआ था और साथ में वहाँ पे जैमर लगा दिया था, मतलब इंटरनेट बंद कर दिया था, तो उसकी वजह से मैं कनेक्ट नहीं हो पाया आप लोगों से। तो आज ये DSSB की प्रिपरेशन के क्रम में, वेलफेयर ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर और प्रिजन ऑफिसर के क्रम में, मैं ये जो 8वां पार्ट डाल रहा हूँ, इससे पहले 7 पार्ट डाल चुका हूँ। और अभी तक मेरा जो मेन फोकस रहा है वो एक्ट के बेसिक डोमेन को समझने का रहा है। क्या होता है न्याय और क्या होता है अपराध, क्या होता है अपराधी और क्या होता है विक्टिम। तो बेसिकली हिंदी वालों का सबसे ज़्यादा कंसर्न था कि हिंदी में भी डाल दिया जाए ये चीज़, तो हमने सोचा आज ये जो मैं डाल रहा हूँ ये एक ओवरव्यू है। इसके बाद जब भी मतलब टाइम मिलेगा तो जो टेक्निकल टर्म्स हैं जैसे एडॉप्शन है, कारा है, सारा है, इनके रोल क्या होते हैं, इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, एनजीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वेलफेयर ऑफिसर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, आप शायद एक्सप्लेन किया है, बट जो पर्टिकुलर केस स्टडी में हम एक्सप्लेन करेंगे इस चीज़ को। और दूसरा ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, कुछ डेफिनेशंस पूछ ली जाती हैं तो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी फ़िलहाल ये जो आप देख रहे हो ये कैलाश सत्यार्थी का जो फाउंडेशन है उस उनका है ये, क्योंकि वो किशोर न्याय पे ही ज़्यादातर काम कर रहे हैं। तो किशोर न्याय, बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम यानी जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 पे इनका एक ओवरव्यू इन्होंने बनाया हुआ है इनकी टीम ने, तो उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और आप लोग चाहो तो इसको डाउनलोड कर सकते हो, फ्रीली अवेलेबल है। तो इस अधिनियम के तहत 18 वर्ष से कम उम्र की कोई भी लड़की लड़का, जेंडर कोई भी हो सकता है, लड़की लड़का ही सिर्फ नहीं, किशोर की श्रेणी में आता है। इस अधिनियम में उन सभी बच्चों को एक विशेष कानून का दर्जा दिया गया है, विशेष कानून नहीं, विशेष अधिकार का दर्जा दिया गया है, और जिसके लिए विशेष कानून बनाया गया, जो या तो कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे हैं या देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चे हैं। दो तरीके के बच्चे होते हैं, जो कानून का उल्लंघन करते हैं, वायलेशन करते हैं जो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन है, तो उनके साथ क्या ट्रीटमेंट होगा। और जो पर्सन इन नीड एंड केयर है, मतलब ऐसे बच्चे जिन्हें उनकी देखभाल की, उनके लालन पालन की आवश्यकता है, तो दो कंडीशन हो जाते हैं। तो कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे जैसे विधि विवादित या कानून का जो रूल रेगुलेशन तोड़ते हैं, उन किशोर को क्या है, वो किशोर न्याय यानी बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत विधि विवादित बच्चे के रूप में, यानी पर चाइल्ड चाइल्ड विद कॉन्फ्लिक्ट चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ बच्चे के रूप में फिर से परिभाषित किया गया है। अपराधों को छोटे, गंभीर और जघन्य अपराधों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जघन्य अपराधों के मामले में 16 से 18 वर्ष की आयु के बालक को किशोर न्याय बोर्ड द्वारा प्रारंभिक आकलन करने के बाद वयस्क माना जा सकता है। यानी जो 16 से 18 वर्ष के उसमें आते हैं, उनको अगर जघन्य अपराध किया है, उन्होंने हीनियस क्राइम किया है, तो उन्हें एज एडल्ट ट्रीट किया जाएगा। पहले के वीडियो में हमने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था। एक पेटी ऑफेंस है, एक सीरियस है और एक क्या है, हीनियस है। ठीक है, तो अब उसमें कंडीशन इन्होंने क्या रखा है, देख रेख और संरक्षण का जरूरतमंद बालक जो बेघर है, जिसको देख रेख की जरूरत है, जो उस समय लागू श्रम कानूनों का उल्लंघन कर कार्य करता हुआ मिला हो, भीख मांगते हुए अथवा सड़कों पर रहते हुए मिला हो, जो किसी व्यक्ति के साथ रह रहा है, चाहे वो बच्चे का अभिरक्षक है अथवा नहीं, और वो व्यक्ति अगर कोई अपने बच्चे को भी यानी अपने बेटे या बेटी को भी रख रहा है और बच्चे का शोषण करता है, चोट पहुंचाता है, गाली देता है अथवा अनदेखी करता है, उस समय प्रभावी किसी अन्य कानून का उल्लंघन करता है, बच्चे को मारने, घायल करने, शोषण करने तथा गाली गलौज करने की धमकी देता है, अन्य कुछ बच्चों या बच्चे बच्चे को मार डाला, उपेक्षित किया अथवा शोषण किया, और उस व्यक्ति की ओर से मारने, गाली देने अथवा शोषण करने की वैसी वजह है इस बच्चे के साथ, अथवा जो मानसिक अथवा शारीरिक रूप से विकृत है अथवा असाध्य या घातक बीमारी से ग्रसित होगा,
जिसके बाद उसकी देख-रेख या सहायता करने वाला कोई नहीं है, अथवा जिसके माता-पिता अथवा संरक्षक हैं और वो माता-पिता या संरक्षक उसकी देखभाल करने में असमर्थ अथवा अक्षम पाए गए। जिसके माता-पिता नहीं है और उसकी देखभाल की कोई भी इच्छुक नहीं है, अथवा जिसके माता-पिता ने उसे छोड़ दिया है अथवा समर्पित कर दिया है, जो लापता है अथवा भाग गया है बच्चा, जो यौन दुष्कृत्य अथवा अवैध कृत्य के प्रयोजन के लिए इस्तेमाल, उत्पीड़ित अथवा शोषित किया गया या फिर उसके साथ उस जैसा हुआ, जो मादक पदार्थ के दुरुपयोग अथवा अवैध कारोबार में अति संवेदनशील मिला हो अथवा उसे धकेला गया हो, अनुचित लाभ के लिए जिसका दुरुपयोग किया गया या किए जाने की संभावना है, अथवा जो किसी सशस्त्र संघर्ष, उपद्रव अथवा प्राकृतिक आपदा का शिकार अथवा उससे प्रभावित हुआ है, अथवा विवाह योग्य आयु के होने से पहले जिसका विवाह होने का जोखिम है, तो ऐसे बच्चों को इस श्रेणी में देखरेख और संरक्षण की जरूरतमंद के लायक समझा जाएगा और उन्हें पर्टिकुलर ऐसे करेक्शनल होम या प्रोटेक्शनल होम में रखा जाएगा, हाफ डे होम में रखा जाएगा और प्रॉपर जो है देख रेख में रखा जाएगा। तो ये दो तरीके के बच्चे हो गए। अब जो विधि का उल्लंघन करने वाले हैं, उनमें क्या है, विधि का उल्लंघन करने वाले बालक की गिरफ्तारी कैसे होगी? जैसे ही विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है, तभी ऐसे बालक को विशेष पुलिस बल इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को सौंप दिया जाएगा। सभी मामलों में जहां बच्चे को पकड़ लिया जाता है, बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है या जाना जरूरी है, बालक को बिना देर किए पकड़े जाने के समय से 24 घंटे के भीतर उस स्थान से जहां बालक की गिरफ्तारी हुई थी, यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा। सपोज करो आज पर्टिकुलर ए प्लेस पे किसी बच्चे ने कोई गंभीर अपराध कर दिया, तो उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी और उसको 24 घंटे के अंदर जो ट्रैवल में आपका समय लगे, मान के चलो अगर आपका डिस्ट्रिक्ट 100 किलोमीटर दूर है, तो 100 किलोमीटर के लिए जो समय लगता है जाने में, उसको हटा के 24 घंटे के भीतर आपको उस बच्चे को इस कमेटी, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी या चाइल्ड वेलफेयर बोर्ड के सामने प्रेजेंट करना होगा। विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को किसी भी स्थिति में पुलिस हवालात में नहीं रखा जाएगा या जेल में नहीं डाला जाएगा। तो ऐसे बच्चे को पुलिस वाले हवालात जो होते हैं थाने पे, उसमें नहीं और जेल में भी नहीं रखा जाएगा। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, कितने उम्र के बच्चों को कोई सजा नहीं दी जा सकती है, मतलब उसको अपराध माना ही नहीं जाएगा। उसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है, डॉली इनकैपेक्स। तो उसका आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में मायने बताइए, नहीं तो हम अगले वीडियो में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। राज्य सरकार इस अधिनियम से उपयुक्त नियम बनाएगी। राज्य सरकार उन व्यक्तियों जिसके अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छिक या गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ भी हैं के लिए नियम बनाएगी, जिनके द्वारा कानून का उल्लंघन करने वाले किसी बालक को बोर्ड के सामने प्रस्तुत किया जा सकेगा। कानून का उल्लंघन करने वाले बालक को किसी संप्रेक्षण गृह या सुरक्षित स्थान में भेजा जा सके, इस हेतु राज्य सरकार नियम बनाएगी। माता पिता, अभिभावक या परिवीक्षा अधिकारी को जानकारी, जो प्रोबेशन ऑफिसर होते हैं उनको जानकारी है कि नहीं, ये ध्यान रखना है। जब कानून का उल्लंघन करने वाले बालक को पकड़ा जाता है और बालक को पकड़ने के बाद संबंधित पुलिस अधिकारी उस बालक को विशेष विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के प्रभार में सौंपते हैं, तो वे तत्काल इन सबको सूचित करेंगे। बालक को पकड़ने के बाद ऐसे बालक के माता पिता या संरक्षक का पता चलता है तो उन्हें सूचित किया जाएगा तथा अंडरटेकिंग अंडरटेकिंग यानी उपक्रम या कह सकते हो कंसेंट पर उन्हें उनके माता पिता अभिभावक को सौंप दिया जाएगा और उन्हें उस बोर्ड के सामने उपस्थित होने का आदेश दिया जाएगा, जिसके समक्ष बालक को पेश किया जाएगा तथा उस तिथि या समय की जानकारी दी जाएगी जब माता पिता या संरक्षक को बोर्ड के सामने प्रस्तुत होना है। यानी अगर आपने पकड़ा, उनके बच्चे ने कोई अपराध किया है तो प्रॉपर अंडरटेकिंग किया, ऐसा नहीं हो कि बच्चे को लेके भाग जाए या आए ही ना, उनको अंडरटेकिंग लेके फैमिली को बता देना है कि इस फला फला डेट पे फला फला टाइम पे बोर्ड के सामने आपको आना है। परिवीक्षा अधिकारी या तो कोई परिवीक्षा अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो बाल कल्याण अधिकारी द्वारा बालक की सामाजिक आर्थिक स्थिति की एक रिपोर्ट 2 सप्ताह के भीतर तैयार की जाती है, जिसे सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट कहा जाता है। और इस रिपोर्ट में बालक की सामाजिक पृष्ठभूमि और अन्य महत्वपूर्ण परिस्थितियों की जानकारी होती है, जो जांच कार्य में बोर्ड के लिए सहायक सिद्ध हो सकती है। जहां एक बच्चे को जमानत पर रिहा किया जाता है, परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी को बोर्ड द्वारा सूचित किया जाएगा। तो इतने कंडीशंस होते हैं, अगर कोई बच्चा अपराध करता है तो उसको बोर्ड के सामने प्रस्तुत करने के लिए और बोर्ड के सामने प्रस्तुत करने से पहले जो प्रोसेस फॉलो करना होता है, ये इतने प्रोसेस होते हैं।
अब विधि का उल्लंघन करते हुए जो बालक पकड़ा गया वहां पे क्या होगा, जहां बोर्ड द्वारा जांच करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि बालक ने आयु को विचार में लाए बिना कोई छोटा अपराध या घोर अपराध किया है, या 16 वर्ष से कम आयु के बालक ने कोई जघन्य अपराध किया है, तो उस समय लागू किसी अन्य कानून में कोई प्रतिकूल बात के होते हुए भी और सामाजिक अन्वेषण में बताई गई परिस्थितियों को जानने के बाद भी बालक के पूर्व आचरण के आधार पर बोर्ड निम्न निर्णय ले सकता है। अब यहाँ पे कंडीशन ध्यान ये देना है कि इस कंडीशन में उसकी जो उसने पहले क्राइम किया है या पहले जो उसने अपराध किया है उसकी क्या हिस्ट्री रही है, क्या वो पुलिस तक बात पहुंची कि नहीं, ये सारी चीजें इस पर ध्यान देना होगा। बालक की समुचित जांच के पश्चात और ऐसे बालक उसके माता पिता या संरक्षक को परामर्श, उपदेश या भर्त्सना देने के पश्चात बोर्ड बालक को घर जाने का आदेश दे सकेगा। बालक को सामूहिक परामर्श और ऐसे ही क्रियाकलापों में भाग लेने का निर्देश दे सकेगा। बालक को किसी संगठन या संस्थान अथवा बोर्ड द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति समूह के पर्यवेक्षण के अधीन सामुदायिक सेवा करने का आदेश दे सकेगा। बालक या बालक के माता पिता या संरक्षक को जुर्माना अदा करने का आदेश दे सकेगा, परंतु यदि बालक कार्यरत है तो वह सुनिश्चित कर सकेगा कि उस समय लागू किसी श्रम विधि के उपबंधों का उल्लंघन न हुआ हो। बोर्ड बालक को सदाचरण की परीक्षा पर छोड़ने और माता पिता, संरक्षक या योग्य व्यक्ति की देखरेख में रखने का आदेश उन परिस्थितियों में दे सकेगा जब ऐसे माता पिता, संरक्षक या योग्य व्यक्ति द्वारा बालक के सदाचरण और उसकी भलाई के लिए बोर्ड की अपेक्षा अनुसार जमानत सहित या रहित 3 वर्ष की कालावधि के लिए बंधन पत्र निष्पादित किया जाएगा। बालक को सदाचरण की परीक्षा पर छोड़ने और बालक के सदाचरण और भलाई को सुनिश्चित करने के लिए किसी सुविधा उपयुक्त तंत्र की देखरेख और पर्यवेक्षण में रखने का आदेश 3 वर्ष तक की अवधि के लिए दे सकेगा। बोर्ड बालक को 3 वर्ष तक की अवधि के लिए विशेष गृह में भेजने का आदेश दे सकेगा, जहां उन्हें सुधारात्मक सेवाएं प्रदान की जाएंगी, जिसके अंतर्गत शिक्षा, कौशल विकास, परामर्श देना, आचरण में परिवर्तन, चिकित्सा, विशेष गृह में ठहरने की अवधि के दौरान मनोचिकित्सीय समर्थन देना आदि है। मतलब जो साइको सोशल सपोर्ट, साइको सोशल काउंसलिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं, प्लस उसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, उसके सोशल डेवलपमेंट के लिए जो मतलब रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती हैं वो कराई जाती हैं। ये परंतु यदि बालक का आचरण और व्यवहार ऐसा हो गया है जो बालक के हित में या विशेष गृह में रहने वाले अन्य बालकों के हित में ना हो, तो बोर्ड ऐसे बालक को सुरक्षित स्थान पर भेज सकेगा। यदि उपधारा 1 के खंड का से खंड 6 के अधीन कोई आदेश पारित किया जाता है तो बोर्ड विद्यालय में हाजिर होने, किसी व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र में हाजिर होने, किसी चिकित्सा केंद्र में हाजिर होने, किसी विनिर्दिष्ट स्थान पर बार बार जाने या हाजिर होने से व्यसन मुक्त कार्यक्रम में भाग लेने का अतिरिक्त आदेश पारित कर सकेगा। जहां बोर्ड धारा 15 के अधीन प्रारंभिक निर्धारण करने के बाद यह आदेशित करता है कि उक्त बालक का वयस्क के रूप में और अधिक विचारण करने की आवश्यकता है, जहां बोर्ड मामले के विचारण को ऐसे बालक न्यायालय को अंतरिम करने का आदेश दे सकेगा जो इस तरह के अपराधों को के विचारण की अधिकारिता रखता है। अब आदेश जो कानून का उल्लंघन करने वाले बालक के विरुद्ध पारित ना किया जा सके, कौन कौन से आदेश हैं वो देख सकते हैं इसमें। विधि का उल्लंघन करने वाले भगोड़े बालक के बारे में यदि कोई बालक विशेष गृह या संप्रेक्षण गृह या सुरक्षित स्थान या किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था की देखरेख से भाग गया है जिसके अधीन उसे रखा गया था, तो पुलिस अधिकारी उस बालक की जिम्मेदारी लेगा। बालक को 24 घंटे के भीतर उस बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा जिसने विधि विवादित उस बालक को आदेश दिया था, अथवा उस बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जिसके निकटतम स्थान पर बालक पाया जाता है। बोर्ड बालक के निकल भागने के कारण को जानेगा, उसकी मना स्थिति को समझेगा और बालक को उस संस्था या व्यक्ति के पास वापस भेजेगा जिसकी अभिरक्षा से बालक भाग निकला, अथवा बोर्ड के आदेश से वैसे ही किसी अन्य संस्था या व्यक्ति के पास बालक को भेजा जाएगा। बोर्ड बालक के सर्वोत्तम हित के लिए आवश्यक किसी विशेष कदम के संबंध में अतिरिक्त निर्देश दे सकता है। ऐसे बालक के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जाएगी, मतलब कोई बहुत दंडात्मक कार्यवाही नहीं होती है। अगर वो गलती भी करता है तो उसमें देखा जाता है वो गलती क्यों किया, बच्चा है, बच्चा होने के नाते किया है या जानबूझ के किया है, और उसी के हिसाब से उसको ट्रीट किया जाता है। अब इसमें कुछ धारा है और प्रावधान है, तो धारा हम लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है, धारा हमारे से नहीं पूछा जाता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा धारे पे नहीं ध्यान देना है। बस इतना ध्यान देना है कि बच्चे का जो मन है, बच्चे का जो फिजिकल स्टेटस है वो मैच्योर नहीं है ना। तो इसलिए हर हर कंडीशन में ये ध्यान देना है कि आप बच्चे के साथ कोई जाने अनजाने में उसके व्यक्तित्व के विकास में बाधा तो नहीं डाल रहे हैं, उसके
मन के विकास में कोई बाधा तो नहीं डाल रहे हैं। तो इसीलिए आपको कोई ऐसे नेगेटिव टर्म्स नहीं यूज़ करने हैं, कोई नेगेटिव वर्क नहीं करना है, कोई नेगेटिव डिसीजन नहीं लेना है, कोई डेरोगेटरी वर्ड्स नहीं बोलने हैं, जिससे उसके मन के दर्पण पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़े और उसको जो है पूरे जीवन वो चीज़ ऐसे मौके पर टीस करता रहे। तो इसीलिए एक बहुत ही सेंसिटिव फील्ड माना जाता है बच्चों से संबंधित जो भी अपराध या ज़रूरत की जगह होती है जहाँ पे उनको करेक्शन के लिए रखा जाता है। संज्ञेय, गंभीर और गैर जमानती अपराध जो आप जिसको बोलते हैं नॉन एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है जिसको संज्ञेय बोलते हैं, नॉन कॉग्निजेबल जो असंज्ञेय होता है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या होगा? ऐसे अपराध जिनमें 7 वर्ष से अधिक की सजा का प्रावधान है उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाता है। इन मामलों का विचारण बाल न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा किया जाएगा। ऐसे अपराध जिनमें 3 से 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है, इन मामलों का विचारण प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा। ऐसे अपराध जिनमें 3 से कम की सजा का प्रावधान है या केवल जुर्माने का प्रावधान है, इन मामलों का विचारण किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा। किनसे शिकायत की जा सकती है? विशेष किशोर पुलिस इकाई के किसी भी अधिकारी से, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष या सदस्य से, किशोर न्याय समिति के अध्यक्ष या सदस्य से और किशोर न्याय बोर्ड के बाद सत्र न्यायालय में अपील की जा सकती है। बाल कल्याण समिति के बाद जिला मजिस्ट्रेट के पास अपील की जा सकती है। टोल फ्री नंबर 1098 या 100 पे आप कॉल करके किसी भी ऐसे बच्चे को अगर आप पाते हैं तो उसकी जो है शिकायत करके इन्हें प्रॉपर रिटर्न में सुपुर्द कर सकते हैं बच्चे को। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम की कार्यान्वयन की निगरानी करता है। कौन? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, एनसीपीसीआर। अभी फिलहाल उसके जो चेयरपर्सन हैं वो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। बस ये पहले का नाम मैं सरनेम बता देता हूँ, कानून गो उनका नाम है। तो कानून से संबंधित हम लोग बात कर रहे हैं, उनके सरनेम में कानून गो भी लगा हुआ है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना मार्च 2007 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 और संसद के अधिनियम दिसंबर 2005 के तहत की गई थी। तो ये ध्यान में रखो, एनसीपीसीआर की स्थापना 2007 में हुई है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग भारत सरकार के महिला एवं विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत तथा बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम सीपीसीआर अधिनियम यानी चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स सॉरी कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स 2005 के तहत सांविधिक यानी कानूनी निकाय है। अब देख लो इसमें कितने क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। एनसीपीसीआर की स्थापना 2007 में हुई। किसके अंडर काम करता है? राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अंडर तो काम करता है, लेकिन भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर काम करेगा, डब्ल्यूसीडी के अंडर। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये कैसा है? सांविधिक है या स्टेटरी है या नॉन स्टेटरी है? तो ये सांविधिक कानून है। ठीक है, और सीपीसीआर 2005 में आया। तो इतने क्वेश्चन का आंसर आपको एक जगह मिल गया। अब आप सोचते हो कि कोई पेपर ही मिल जाए प्रीवियस ईयर वहीं से हो, तो ऐसा नहीं है, आपको हर जगह से आंसर मिलता रहेगा। ऐसे आपको नोट डाउन करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को निम्न अधिनियमों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए प्राधिकरण बनाया गया था। क्या है? किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015, लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो ये भी 3 चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जो आपको पढ़ने की आवश्यकता है। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको एक एक स्टोरी के माध्यम से एक वो बन गया आपके दिमाग में कि हाँ क्या क्या समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं का समाधान कहाँ कहाँ मिलता है, कैसी कैसी समस्याएं होती हैं। तो एक आपके दिमाग में अगर ऐसी बात बन जाती है, पूरी स्टोरी समझ में आ जाती है, तो फिर ऐसे केस स्टडी में आप डिसीजन ले पाते हो। और आपके पास जो क्वेश्चन होगा वो केस स्टडी वाले भी क्वेश्चन होंगे। आपको पढ़ते पढ़ते 1 मिनट 2 मिनट लग जाएगा उस क्वेश्चन को, 5 लाइन 6 लाइन का क्वेश्चन होगा। हो सकता है ऐसा केस स्टडी पूछ लें। तो इस तरीके से आपको सिर्फ फैक्ट फैक्ट याद करके जाओगे तो काम नहीं बन पाएगा, आपको कॉन्सेप्ट भी समझना होगा। और दूसरी बात यह है कि फैक्ट आपको हेल्प जरूर करते हैं, बट थोड़ी सी आपको अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहती है तो उसमें आपको डिसीजन मेकिंग कहीं इन जनरल भी आप अच्छे से ले सकते हैं। अभी एक केस हुआ जहाँ पे गोंडा जिले का ही है, उत्तर प्रदेश का, जहाँ पे 2 बच्चों ने जो 10-12 साल के बच्चे थे, एक 5 साल की लड़की का रेप कर दिया।
वो जो है पता ये चला जब उनकी केस स्टडी हुई तो पता ये चला कि वो स्कूल में जाके ये पोर्न देखते थे। तो पोर्न कैसे वो एक्सेस कर पाते थे, ये एक सबसे बड़ा विषय है जानने का। दूसरा, अब ऐसे कंडीशन में जो 10 से 12 साल के बच्चे हैं, उनके ऊपर कौन सा कानून लागू होगा, उनकी सजा कैसी होगी, उन्हें पेटी ऑफेंस में रखा जाएगा, सीरियस में रखा जाएगा या हीनियस में रखा जाएगा। तो ये इस चीजों को आपको पता होना चाहिए और उसके आधार पे कितने वर्ष की सजा है। अब सजा उसको कैसा होगा, वैसा जेल में तो रखेंगे नहीं, करेक्शनल होम में रखा जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। आप जब एक दूसरे से इंटरलिंक कर पाओगे तो ज्यादा बेहतर होगा। उस बच्ची का क्या होगा जिसके साथ सेक्सुअल वायलेंस हुआ मात्र 5 वर्ष की उम्र में, तो उसके साथ क्या हो सकता है, उसको पीटीएसडी भी आगे हो सकता है, यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। उस कंडीशन में उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, उसकी मनः स्थिति क्या रही होगी, आगे क्या होगी, ये सारी चीज़ों को आपको एक इवेलुएटिव फॉर्म में जो है कह सकते हो सोचने के लिए विवश होना पड़ेगा। तभी आप क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे ढंग से। तो एक तो ये केस हो गया। एक और हाल फिलहाल में केस हुआ जो अ, एक लड़का था, वो भी 17 साल का था और अपनी ही बहन की, लगभग 15-16 साल की बहन, वो मोबाइल में पोर्न देख रहा था और उसकी इंस्टिंक्ट्स, इसकी लिबिडो इतनी हाई हो गई कि वो अपने ही बहन का रेप कर दिया, यानी अपने ही बहन के साथ सेक्सुअल वायलेंस किया। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उस दोनों के साथ किस तरीके से एक सोसाइटी पेश आती है, किस तरीके से एक कानून पेश आता है, तो वहाँ पे साइको सोशल एस्पेक्ट भी आ जाएगा, है ना। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के चलनी होगी और ऐसे केस आए तो उसमें आप उसको कोरिलेट करा सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और मैं थोड़ा सा बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ हिंदी इंग्लिश मिक्स करके। और हिंदी वाले दोस्तों से मेरा विनम्र निवेदन है कि थोड़ा थोड़ा आप लोग इंग्लिश पे ध्यान दिया करो वर्ड्स को, क्योंकि कभी कभी हिंदी में जब ट्रांसलेट किया जाता है ना तो उसका मायने बदल जाता है और फिर उसमें दिक्कत होती है ना। तो मैं यही चाहता हूँ कि धीरे धीरे जो है जो हिंदी के कंटेंट है उसको और सुधारा जाए, सिर्फ ट्रांसलेट ना किया जाए, उसके वास्तविक मायने में ही रखा जाए, जिससे हिंदी वालों को दिक्कत ना हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दिया कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपको कोई इसमें सुधार की गुंजाइश लगती है तो आप कमेंट में फीडबैक में ज़रूर बताएं। और बाकी डॉली इन कैपेक्स आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में क्या होता है। अगर आपको आता है, नहीं आता है तो गूगल करके समझ के बताएं, नहीं तो फिर हम अगले वीडियो में एक्सप्लेन तो करेंगे ही। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।